चैप्टर की अगर आप हेडिंग की देखो ना तो ये क्या कह रहा है, प्रोसीडिंग्स इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी इस चैप्टर में ये बताया गया कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोई ऐसे काम कर दिया जाए, फॉर इंस्टेंस तौहीन अदालत कर दी जाए, जज को कुछ कह दिया जाए, जज ने कोई काम तय करने के लिए कोई बंदा वो ना करे, उसने कोई जाली डॉक्यूमेंट्स दे दिए, इस किस्म के जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इफ़ेक्ट कर रहे हो ना और वो ऑफेंस हो, पीपीसी में बताया गया हो, उनके अकॉर्डिंगली कोर्ट के पास ये पावर है कि उनको समरी ट्रायल करके वहीं पे सज़ा दे सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर चैप्टर 35 में दिया गया। फॉर इंस्टेंस एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा खड़ा हुआ है, उसने जज को कोर्ट में बुरा भला कह दिया, अब वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान उसने किया तो यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है, स्ट्रेट अवे वो उसको सज़ा दे सकती है तौहीन अदालत की, वो सेक्शन 480 आ जाता है आगे। इसी तरह किसी ने जाली डॉक्यूमेंट्स दे दिए, इस किस्म के जितने भी ऑफेंसेस हैं ना, कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो दौरान जब भी कोई करेगा उसको स्ट्रेट अवे कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेके उसको सज़ा दे सकती है। अच्छा, अब इसका 476 ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक 476 है और 476A, ये एक डिफरेंट कैटेगरी में जाते हैं दो सेक्शन, और 480 से आगे सारे जितने भी सेक्शंस हैं वो हैं तौहीन अदालत से रिलेटेड के प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई तौहीन अदालत कर दे। अब 476 को हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया। देखें, प्रोसीजर इन केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 195। हमने पहले सेक्शन 195 पढ़ा था, उसमें क्या बताया गया था सब? अच्छा जी, इसके सब सेक्शन 1 पहले पढ़ते हैं, क्या कहा है उसमें। When any offence referred to in section 195 subsection 1 clause B or clause C has been committed in or in relation to a proceeding in any civil, revenue or criminal court, the court may take cognizance of the offence and try same in accordance with the procedure prescribed for summary trial in chapter 22। यहाँ पे हमें क्या बताया, अब सेक्शन 195 निकाल लो ज़रा अब अपना सीआरपीसी का। सीआरपीसी के सेक्शन 195 में कह रहे हैं नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। अब इसका बी और सी, सेक्शन 476 में कह रहे हैं ये 195 सेक्शन का इसका पहला सेक्शन के बी और सी क्लॉज में, अब बी में क्लॉज में काफ़ी सारे ऑफेंसेस बताए गए हैं। any offence punishable under the any of the following sections of the same code, namely 193। अब ये सारे पीपीसी के सेक्शन हैं, 193, 194, 195, 196, ये काफ़ी सारे ऑफेंसेस बताए गए हैं बी क्लॉज में। और उसके बाद सी क्लॉज में भी बताए गए हैं कुछ ऑफेंसेस, 463, 471, 475, 476 पीपीसी के ऑफेंसेस बताए हैं ना। ये 195 आपने खोला हुआ है ना, ये बताए हैं ऑफेंसेस 195 में। अब इनसे रिलेटेड अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान ही अगर आप इन ऑफेंसेस को जाके देखो, एक चार्ट बना लेना, उसमें इन ऑफेंसेस को लिख लेना साइड बाय साइड के क्या क्या। अब इसमें से कुछ हैं जाली डॉक्यूमेंट्स दे दिए, किसी ने झूठी गवाही दे दी, ये सारे इसी किस्म के ऑफेंसेस हैं। ये अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान कमिट किए गए हैं तो सेक्शन 476 के अंडर कोर्ट के पास ये पावर है, वो स्ट्रेट वे कॉग्निजेंस ले लेती है। किसी ने कोई जाली डॉक्यूमेंट दे दिया, एग्जांपल ले रहे हैं, स्ट्रेट वे कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी और उसका समरी ट्रायल करेगी। यानी समरी ट्रायल हम ऑलरेडी चैप्टर 22 में पढ़ के आ रहे हैं, उसमें क्या था कि कोर्ट चार्ज भी नहीं फ्रेम करेगी, फॉर्मल एविडेंस भी नहीं रिकॉर्ड करेगी, एक्यूज़ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और उस पर वो सज़ा दे सकती है। ये होता है समरी ट्रायल। हम चैप्टर 22 में इसको पढ़ के आए हैं। सो यहाँ पे यही सिंपल कह दिया कि 195 के बी और सी में जो ये ऑफेंसेस बताए गए हैं ना, इनका समरी ट्रायल वो कोर्ट जिस कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग्स के दौरान ये ऑफेंस कमिट किए गए, स्ट्रेट वे उसको कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकती है और उसका समरी ट्रायल कर सकती है। अच्छा, अब क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि ठीक है, कॉग्निजेंस ले ली, समरी ट्रायल कर लिया, और यहाँ पे कोर्ट फिर सज़ाएं कितनी दे सकती है। ये याद रखना है कि जिस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान ये ऑफेंस कमिट किए गए वही कोर्ट स्ट्रेट वे कॉग्निजेंस लेके उसका ट्रायल करके उसको सज़ा दे रही है। अब सब सेक्शन 2 में बता रहे हैं
When in any case tried under subsection 1, the court finds the offender guilty. कोर्ट ने समरी ट्रायल किया, कोर्ट को पता लग गया कि ये तो गिल्टी है, प्रूव हो रहा है। इट में अब ये बता रहे हैं नंबर 1 कौन कौन सी सज़ाएँ दे सकते हैं। पास एनी सेंटेंस ऑन द ऑफेंडर ऑथराइज बाय द लॉ फॉर सच ऑफेंस एक्सेप्ट सेंटेंस, यानी डेथ, लाइफ और 5 साल से ऊपर तक की कोई भी सज़ा दे सकते हैं, नंबर 1। इफ़ सच कोर्ट बी ए हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ ए कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट, यानी सेशन कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, तो 5 साल तक की वो सज़ा दे सकते हैं। ये ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, 5 साल से ऊपर तक की दे सकते हैं, लेकिन लाइफ नहीं, लाइफ से नीचे नीचे की सज़ाएँ। अच्छा, बी में क्या कह रहे हैं, सेंटेंस द ऑफेंडर टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, 3 महीने तक की क्या दे सकते हैं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। अब ये दे कौन सकता है, इफ़ सच कोर्ट बी ए कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और सिविल कोर्ट और अदर दैन अ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के अलावा कोई मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये काम हुआ है, ये ऑफेंसेस कमिट किए गए हैं और उसी ने ट्रायल किया है, या किसी सिविल कोर्ट ने किया, तो वो ये दे सकते हैं 3 महीने तक की। फिर तीसरी क्या आ जाती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, और साथ 1 महीने तक की। तीसरे में कह रहे हैं वो सज़ा भी दे सकते हैं और 50 रुपये तक का फ़ाइन भी कर सकते हैं, या दोनों भी दे सकते हैं। इफ़ सच कोर्ट बी ए क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट अदर दैन अ कोर्ट रेफर्ड क्लास बी और सी, या क्लास ए और बी में जो अदालतें बताई हैं उनके अलावा कोई रेवेन्यू कोर्ट है, उसकी अदालत में अगर ये ऑफेंस कमिट किए गए हैं तो वो समरी ट्रायल करके 1 महीने तक की सज़ा और 50 रुपये तक का फ़ाइन कर सकते हैं। इसमें समझने वाली जो बात ये है ना कि यहाँ पे सारी अदालतें इन्होंने डाल दी हैं, सिविल कोर्ट भी, रेवेन्यू कोर्ट भी, कोई क्रिमिनल कोर्ट भी। अब क्रिमिनल कोर्ट में सारी आ जाती हैं, क्रिमिनल कोर्ट में मैजिस्ट्रेट की अदालत, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट सारी। फिर सिविल कोर्ट में आ जाए सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होगा, ऑब्वियसली जो उसकी अपील में अगर कोई सिविल केस की सुन रहा है उसमें कोई ऐसा काम हो गया वो हो गए। रेवेन्यू कोर्ट जो तहसीलदार वगैरह एसी वगैरह की अदालतें होती हैं वो भी इंक्लूडेड है। सो ये इन सब की तीनों अदालतों की डिफरेंट सज़ाएँ भी बता दी गई हैं कि यहाँ तक वो सज़ा दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके आगे सब सेक्शन 4 है इसका देखने वाला, उसमें कह रहे हैं कि ठीक है कोर्ट ने समरी ट्रायल किया, कॉग्निजेंस लेके समरी ट्रायल किया, उनको कन्विक्ट भी कर दिया, सज़ा भी दे दी, चाहे जो भी कोर्ट थी। अब उसके बाद यहाँ पे इन कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील भी फाइल की जा सकती है, वो देखने वाली है। इन द केस ऑफ सेंटेंस बाई हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, अंडरस्टूड बात है, अगर तो हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है इस 476 के अंडर, तो अपील कहाँ पे होगी, जैसे नॉर्मली होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। दूसरी क्या कह रहे हैं, इन द केस ऑफ सेंटेंस बाई ए सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ए कोर्ट एक्सरसाइज द पावर ऑफ सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। अब नॉर्मल भी ऐसा ही होता है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सेशन कोर्ट ने अगर 476 में सज़ा दी है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सूरत में होगी सिविल कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट हम कहाँ पे अपील फाइल करते हैं, हम या रिवीजन फाइल करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं ना। वो पावर्स भी ऑब्वियसली सेशन कोर्ट के पास ही होते हैं, जब वो सिविल केसेस सुन रहे होते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। सो सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अपील कहाँ पे फाइल होगी, ये हाई कोर्ट में होगी। और तीसरी कि कोई भी इन एनी अदर केस टू द सेशन जज, इनके अलावा अगर कोई और केस में किसी जज ने दी है तो सेशन कोर्ट में होगी। फॉर इंस्टेंस अब यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट की बात नहीं हुई, तो रेवेन्यू कोर्ट कहाँ पे फाइल करेगी, सेशन कोर्ट में। सिविल कोर्ट में अगर कोई इस किस्म की कन्विक्शन हुई है तो उसकी अगेंस्ट अपील कहाँ पे फाइल होगी, सेशन कोर्ट में होगी। ठीक है, ये 476 को मैं दोबारा कंक्लूड कर देता हूँ। देखें, अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान वो हाई कोर्ट भी हो सकती है, वो सेशन कोर्ट भी हो सकती है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकती है, वो सिविल कोर्ट भी हो सकती है, वो रेवेन्यू कोर्ट भी हो सकती है। इन कोर्ट्स में अगर कोई केस चल रहा है, उस केस के दौरान जो हमें सेक्शन 195 की बी और सी क्लॉज में पीपीसी के ऑफेंसेस बताए गए हैं, वो अगर किसी ने कमिट किए हैं तो ये कोर्ट, जो भी कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है, वो स्ट्रेट वे उसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। उसकी कॉग्निजेंस लेके उसका समरी ट्रायल करेंगे सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली।
फिर उसको वो कन्विक्ट भी कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं। अब वो ABC में हमें सब सेक्शन 2 में बता दिया गया है कि हाई कोर्ट होगी तो वो कितनी सज़ा दे सकती है, सेशन कोर्ट होगी वो कितनी सज़ा दे सकती है। सो ये सारी सज़ाएं भी बता दी हैं, और फिर बाद में हमें एंड पे ये बता दिया गया कि ये 476 के अंदर समरी ट्रायल करके अगर सज़ाएं दी हैं तो अपील भी होगी। हाई कोर्ट ने सज़ा दी है, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा दी है तो हाई कोर्ट में, और अगर ये लास्ट वन था इसके अलावा अगर किसी भी और कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने, रेवेन्यू कोर्ट वगैरह ने की है तो फिर उसकी जो होगी अपील वो सेशन जज के पास होगी। यहाँ तक 476 के अंडर कोई क्वेश्चन है, देखिए ये हो जाता है। अब इसमें किसी दूसरे बंदे का कोई लेना देना नहीं होता, किसी पार्टी का किसी ने कोई जाली डॉक्यूमेंट दे दिया तो कोर्ट ने अगर उसको नोटिस कर लिया है तो कोर्ट स्टेट में उसका ट्रायल शुरू कर देगी कि भाई आ जाओ, आपने ये झूठा डॉक्यूमेंट्स कैसे दे दिया। या अगर कोर्ट ने किसी को कहा है कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, उसने इनकार कर दिया तो मैं नहीं प्रोड्यूस करता हूँ, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको कन्विक्ट कर सकती है। लेकिन शर्त 476 का ट्रायल करने की एक ही है, सेक्शन 195 क्लॉज B और C, उसमें जो ऑफेंसेस बताए गए हैं सिर्फ उन्हीं का समरी ट्रायल हो सकता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ। अच्छा, यहाँ पे इसकी क्लॉज 5 में सिंपल ये कहा कि चैप्टर 31 हम पढ़ के हैं अपील्स का, जो प्रोसीजर अपील्स का वहाँ पे बताया गया है, इनमें जब ये अपील फाइल की जाती है तो वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अडॉप्ट होता है, ठीक है। 476A, अब यहाँ पे 476A में फॉरवर्डिंग ऑफ केस फॉर ट्रायल बाय कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन। हाँ, अब इस सब सेक्शन में इस सेक्शन में ये बताया गया कि ठीक है 476 में एक कोर्ट ट्रायल कर सकती है जी 195 वाले, लेकिन अगर वो कोर्ट ये समझे कि मुझे ट्रायल नहीं करना चाहिए तो वो इस मैटर को उस कोर्ट को भी रेफ़र कर सकती है जिसकी जुरिस्डिक्शन हो उसको ट्राई करने की। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में अगर इस किस्म के कोई ऑफेंस कमिट हो गया तो हो सकता है वो खुद ट्रायल ना करे, वो रेफ़र कर दे मैजिस्ट्रेट दूसरे किसी के पास जिसकी जुरिस्डिक्शन है कि भाई इन ऑफेंसेस को ट्राई करने की, कि आप इसका ट्रायल करो, ये कंप्लेंट हमारी कोर्ट की तरफ से कंप्लेंट जा रही है कि इसने कोई जाली डॉक्यूमेंट दिया या वट एवर जो भी वो ऑफेंसेस हैं। तो यहाँ पे अब देखें 476A सब सेक्शन 1, इफ़ द कोर्ट इन एनी केस कंसिडर्स that the person accused of any of the offences referred to in section 476 subsection 1 and committed in or in relation to any proceedings before it should not be tried under that section। यानी कोर्ट को ये लगता है कि भाई ये जो ऑफेंसेस हैं इसने कमिट किए हैं लेकिन इसका 476 के अंडर समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, या अब ऑब्वियसली वहाँ पे जो सज़ाएं बता दी गई हैं समरी ट्रायल में तो वही दी जा सकती हैं ना। कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसको प्रॉपर इसका ट्रायल जो कोर्ट है, जो ऑर्डिनरी हमारा तरीका है उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली इसको सज़ाएं मिलनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, सच कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस, यानी वो रिकॉर्ड करेगी, एक बाकायदा तहरीर लिखेगी, रीजनिंग बताएगी कि ये फैक्ट हुए हैं इस केस में, एंड द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज पर्सन, और उसकी अगर कोई स्टेटमेंट लिखी है, फॉरवर्ड द केस टू द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस एंड मे रिक्वायर सिक्योरिटी टू बी गिवन फॉर द अपीयरेंस ऑफ सच एक्यूज पर्सन बिफोर सच कोर्ट, और इफ सफिशिएंट सिक्योरिटी इज नॉट गिवन शैल फॉरवर्ड सच पर्सन इन कस्टडी ऑफ सच कोर्ट। सिंपल सी बात है, अगर तो कोर्ट कहती है कि नहीं समरी ट्रायल हमने नहीं करना, हम इसको रेफ़र करते हैं मैटर को जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बताई गई है, फर्स्ट क्लास वाला है, सेशन कोर्ट है, उन ऑफेंसेस से रिलेटेड, हमने इसका समरी ट्रायल नहीं करना, इसको सज़ा कम मिलेगी। इस सूरत में वो क्या करेगी, इस मैटर को रेफ़र कर देगी, बाकायदा फैक्ट्स लिखेगी, कोर्ट की तरफ से ये बाकायदा कंप्लेंट दी जाएगी उस कोर्ट में जिसकी जुरिस्डिक्शन एक्चुअली है, जो इसको समरी ट्रायल नहीं करेगी, जो इसका प्रॉपर ट्रायल करेगी। और फिर यहाँ पे वो एक्यूज से अगर चाहें तो वो श्योरिटी वगैरह लेके उसको रिलीज़ करके पाबंद कर सकती हैं कि भाई इस डेट को उस फलानी कोर्ट में आप अपीयर हो जाना, और अगर वो नहीं देता सिक्योरिटी तो उसको पकड़ के तो फिर उस मैजिस्ट्रेट के सामने, उस अदालत के सामने वो पेश कर देंगे जिसकी एक्चुअली है इस मैटर को ट्रायल करने की। अच्छा, Subsection 2, the court to which a case is forwarded under this section shall proceed to hear the complaint
अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन इन द मैनर हेयर एंड बिफोर प्रोवाइडेड। अब इसके बाद ऑब्वियसली जब फॉरवर्ड किया गया है कोर्ट की तरफ से ये केस, उस कोर्ट को वो कोर्ट क्या करेगी, जैसे पीछे वाला प्रॉपर तरीका है उसके अकॉर्डिंगली उसको उसका ट्रायल चलाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है अभी 476 और 476A से रिलेटेड, तो अभी मेरे से पूछो आप लोग, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन ये प्रोसीडिंग्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक, हाँ जी, कोई क्वेश्चन? नहीं, तो आगे चलते हैं। 480 प्रोसीजर इन सर्टन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट। अब ये जो कंटेम्प्ट की यहाँ पे बात हो रही है ना, 480 से ऑनवर्ड्स आगे जितने भी सेक्शन है इस चैप्टर में वो कंटेम्प्ट से रिलेटेड है। अब ये डायरेक्ट कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। अभी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, उसको किसी ने मानने से इनकार कर दिया है, किसी जज साहब को किसी ने कोई बुरा भला कह दिया कोर्ट में, ये डायरेक्ट कंटेम्प्ट है ना। कोर्ट कह रही है ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, बंदा इनकार कर देता कि मैंने ये काम नहीं करना, तो क्या है यहाँ पे 480 के अंदर उसको कोर्ट यहाँ पे सज़ा दे सकती है कंटेम्प्ट की डायरेक्ट, ये इसमें बताया गया है। When any such offences as is described in section 175, 178, 179, 180 और section 228 of पाकिस्तान पीनल कोड। अब ये स्पेसिफिक सेक्शन यहाँ पे बता दिए गए हैं 480 में कि ये जो सेक्शन है ना पीपीसी वाले, इनसे रिलेटेड अगर किसी ने कोई काम किया, ये इसमें 228 ये होता है कि अगर इंसल्ट कर दो आप जज की, उसको कुछ कह दो, तो ये आप ये सारे सेक्शन पढ़ लेना। 480 से रिलेटेड स्पेसिफिकली पीपीसी के ये सेक्शन मेंशन कर दिए गए हैं। ये ऑफेंसेस जो हैं is committed in the view or presence of any civil, criminal और revenue court, यानी किसी civil court, किसी criminal court या किसी revenue court, the court may cause the offender to be detained in custody, उसको custody में ले सकती हैं, उसको detain कर सकती हैं, and at any time before the rising of the court on the same day may if it thinks fit take cognizance of the offence, यानी उस दिन के ख़त्म होने से पहले जो वर्किंग डे है कोर्ट का, उसको डिटेन कर सकते हैं, उस मैटर का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। किसी ने जज को बुरा भला कह दिया, कोर्ट स्ट्रेट अवे उस पर वो वर्किंग डे ख़त्म होने से पहले कॉग्निजेंस लेकर उसको ट्राई करना शुरू कर देगी कि आपकी ज़रूरत कैसी हुई, आप कोर्ट की कंटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक हो गया। टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड सेंटेंस द ऑफेंडर टू फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़, और 200 रुपये तक का उसका फ़ाइन दे सकती है। एंड in default of payment of simple imprisonment for him which may extend to 1 month unless such fine be sooner paid। ये डायरेक्ट कंटेम्प्ट है। इन ऑफेंसेस में किसी अक्यूज़ ने ये ऑफेंस कमिट किए हैं, कोर्ट स्ट्रेट वे उसी दिन पे उसकी कॉग्निजेंस लेगी, उसको सज़ा दे सकती है। अब सज़ा कितनी दे सकती है? 200 रुपये तक का फ़ाइन। अगर वो फ़ाइन नहीं पे करता तो 1 महीने तक की उसको सज़ा देते हैं, लेकिन अगर वो पे कर दे तो उससे फिर उसको छोड़ा भी जा सकता है। अच्छा, अब इसी में 481 में क्या कह रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड होगा इस केस का, अब ये एक सेपरेट केस है ना, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स किसी ने कंटेम्प्ट किया, ये ऑफेंस इनमें से कोई कमिट किया तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो इसका एक सेपरेट रिकॉर्ड बन जाएगा। अब इस रिकॉर्ड में क्या होगा? इन एवरी सच केस द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस। कोर्ट ये सारे फैक्ट्स लिखेगी कि क्या क्या हुआ है, विद द स्टेटमेंट इफ़ एनी मेड बाय द ऑफेंडर, और ऑफेंडर जो है एक्यूज है उसकी स्टेटमेंट लिखेगी अगर उसने कोई दी है, एज वेल एज फाइंडिंग एंड सेंटेंस, और उसमें जो कोर्ट की फाइंडिंग है, जो वो सेंटेंस उसको दे रही है, उस सारा कुछ इसमें इसके रिकॉर्ड में होगा। अच्छा, इसमें एक और सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं इफ़ द ऑफेंस इज अंडर सेक्शन 228, यानी 228 में कोर्ट की अगर इंसल्ट की है किसी बंदे ने ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, द रिकॉर्ड शैल शो द नेचर एंड स्टेज ऑफ द जुडिशल प्रोसीडिंग्स इन विच द कोर्ट इंटरप्टेड और इंसल्टेड वाज सिटिंग एंड द नेचर ऑफ इंटरप्शन और इंसल्ट, यानी इसके रिकॉर्ड में अगर कोर्ट की कोई इंसल्ट वगैरह की है तो वो भी बाकायदा रिकॉर्ड पे लाया जाएगा कि एक्चुअली इसने किस तरह कोर्ट को इंटरप्ट किया, किस तरह कोर्ट की इंसल्ट किया। अगर किसी ने कोई बैड वर्ड्स यूज़ कर लिए गए तो वो भी कोर्ट लिखेगी भाई इसने ये कहा है। ठीक हो गया। 482, अब यहाँ पे भी वो जैसे हम 476A पढ़ के आए ना कि अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई
इसका ट्रायल मुझे नहीं करना चाहिए, इसका ट्रायल जो कोर्ट इसको ट्राई कर सकती है उसके पास भेज देते हैं, इसको समरी ट्रायल नहीं हम इसका करवाना चाहते। तो यहाँ पे 480 के अगर ये ऑफेंस किसी ने कमिट किए हैं किसी प्रोसीडिंग्स के दौरान, तो 482 में ये पावर है कि कोर्ट इसको खुद ट्राई ना करे, कोर्ट को ये लगता हो कि इसको समरी ट्राई नहीं होना चाहिए, या जो सज़ा दी जा रही है कि 200 रुपया फ़ाइन या 1 महीने तक की सज़ा, वो नहीं, ये कम है। तो फिर इस सूरत में कोर्ट इसको फॉरवर्ड कर देगी मैटर को उस कोर्ट के पास जो एक्चुअली इसका कॉग्निजेंस ले सकती हो, जो इसको ट्राई कर सकती हो इन ऑफेंसेस को। अब देखें सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, इफ़ द कोर्ट इन एनी केस कंसिडर्स दैट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस रेफर टू इन सेक्शन 480 and committed in its view or presence should be imprisoned अदरवाइज देन इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन। वो कहते हैं कि सिर्फ इम्प्रिजनमेंट इसीलिए नहीं होनी चाहिए कि फ़ाइन नहीं पे किया तो फिर इसको हम सिर्फ इम्प्रिजन कर सकते हैं, कोर्ट कहती है नहीं। और दैट अ फाइन एक्सीडिंग 200 रुपीज़ शुड बी इम्पोज्ड अपॉन हिम, या फिर कोर्ट कहती है कि नहीं ये 200 रुपये का, अगर मैं 480 में इसको ट्राई कर रही हूँ सिर्फ 200 रुपये का फ़ाइन होगा, और अगर इसको इम्प्रिजन किया जाएगा तो उस सूरत में किया जाएगा, अगर ये फ़ाइन नहीं पे करता कोर्ट कहती है नहीं, इसने जो बदतमीज़ी कर दी है इसको ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। तो कोर्ट क्या करेगी, और सच कोर्ट इज़ फॉर एनी अदर रीज़न ऑफ द ओपिनियन दैट द केस शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ अंडर सेक्शन 480, कोर्ट को लगता है 480 में हमने इसमें नहीं इसको करना ट्राई, सच कोर्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड may forward the case to the magistrate having the jurisdiction to try the same and may request security to be given। वही सारी बात आ रही जो 476 वाली है, उसको रीज़न्स रिकॉर्ड करके उसको बाकायदा एक कंप्लेंट, ये कोर्ट की तरफ से एक कंप्लेंट भेजी जाएगी उस कोर्ट को जो इसको ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन रखती है, और यहाँ पे साथ ही ऑब्वियसली उसकी स्टेटमेंट वगैरह भी जाएगी, उससे सिक्योरिटी वगैरह भी ले लेंगे कि इस डे पे फलानी कोर्ट में अपीयर हो जाना, अगर वो नहीं देता तो फिर उसको डिटेन करके उस कोर्ट में फॉरवर्ड किया जाएगा, और वो कोर्ट इसको ऐसे ही ट्राई करेगी जैसे वो नॉर्मल केसेस में उसको ट्राई करती है। यहाँ तक कोई मसला, ये देखें ये जो कोर्ट में खड़े होके जुडिशल प्रोसीडिंग्स में किसी जज साहब के साथ बदतमीज़ी कर देना, जज साहब ने कोई कहा कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, बंदा कहता मैंने नहीं करना, या कोई कोर्ट में आके कोई झूठी गवाही दे दी, कोर्ट को पता लग गया, तो ये सारे ऑफेंसेस उसी कोर्ट के पास है पावर कि उसको समरी ट्राई करके ये सज़ाएं दे दे। लेकिन अगर कोर्ट कहती है नहीं, इसने जो बदतमीज़ी की है ना, या इसने जो मेरी बात नहीं मानी, या जो इसने मेरी कंटेम्प्ट किया है, इसमें इसको ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, तो वो फॉरवर्ड कर देंगी केस को जो कोर्ट इसको कर सकती है। अच्छा 483 में है व्हेन रजिस्ट्रार और सब, अब ये यहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट की बात हो रही है, लेकिन रेवेन्यू कोर्ट में जो रजिस्ट्रार होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर जो हमारी रजिस्ट्रियाँ वगैरह करते हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे रजिस्ट्रेशन एक्ट में उनको सिविल कोर्ट की पावर्स दी गई हैं। तो वो ये यहाँ पे यही कह रही हैं, व्हेन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स एनी रजिस्ट्रार और एनी सब रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट शैल बी डीम टू बी अ सिविल कोर्ट विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 480 एंड 482, यानी जो रजिस्ट्रार है जो हमारी रजिस्ट्रियाँ करते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जहाँ पे कहा गया है कि वो एज ए सिविल कोर्ट काम कर रहे होंगे, फंक्शन कर रहे होंगे, तो वो भी 480 और 482 के अंदर जो है प्रोसीड कर सकते हैं कि अगर किसी ने बदतमीज़ी की है उसको सज़ा दे सकते हैं, वो कोर्ट की बात नहीं मानी, को कंटेम्प्ट किया है, इन ऑफेंसेस को कमिट किया है 175, 178, 179, 180, फिर 228, तो वो उसको समरी ट्राई करके वहीं पे सज़ा दे सकते हैं, या उसका केस 482 के अंडर फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ अपॉलजी, अब ये आ गया कि अगर उसने बंदे ने माफ़ी मांग ली तो उस सूरत में क्या किया जाएगा। होता है ना समटाइम्स वो बदतमीज़ी कोर्ट में कर ली, कोर्ट की बात नहीं मानी, तो फिर बाद में उसको वो अगर माफ़ी मांगता है तो फिर क्या होगा। व्हेन एनी कोर्ट हैज़ अंडर सेक्शन 480 और 482 adjudged an offender to punishment or forwarded him to a magistrate for trial for refusing or omitting to do anything which he was lawfully required to do or for any intentional insult or interruption, the court may on in its discretion, अब ये कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, डिस्चार्ज द ऑफेंडर, उसको डिस्चार्ज कर दे, और रिमिट द पनिशमेंट, या उसकी सज़ा को कम कर दे, ऑन हिज सबमिशन
to order or requisition of such court or an on apology being made to its satisfaction। लेकिन कोर्ट को अगर उसने माफ़ी तलाफ़ी उसने बड़ी मांगी है तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई होगी, चाहे 480 वाली अदालत थी जो खुद ही उसको ट्राई करना शुरू कर दिया, या 482 वाली अदालत थी जिसको वो मैटर रेफ़र किया गया था कोर्ट की तरफ से, अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो उसको मुआफ़ कर सकते हैं, उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, या उसकी सेंटेंस जो है उसको रिमिट कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये माफ़ी वाली ऑप्शन 484 में रखी गई है। 485 इम्प्रिजनमेंट और कमिटल ऑफ पर्सन रिफ्यूजिंग टू आंसर और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट से स्पेसिफिकली रिलेटेड ये सेक्शन इन्होंने डाल दिया कि अगर कोर्ट ने किसी पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछा है, उसने जवाब नहीं दिया, वो कहता मैं नहीं देता हूँ जवाब, जाओ जो करना है कर लो, या कोर्ट ने किसी पर्सन को कहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, वो कहता मैं नहीं करता हूँ, इन ये स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड 485 सेक्शन रख दिया गया। तो उसके साथ क्या होगा, इफ़ एनी विटनेस और अ पर्सन, कोई भी विटनेस अगर होगा, अब कोर्ट समटाइम जब शहादतें होती हैं ना तो जैसा भी सवाल पूछ लेते हैं, वो यहाँ पे इनकार कर देता है कि मैं नहीं देता हूँ जवाब, या किसी पर्सन को कोर्ट कहती है कि कोई पार्टी कहती है कि उसके पास ये डॉक्यूमेंट है, कोर्ट कहती है प्रोड्यूस करो, वो नहीं करता। इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, इफ़ एनी विटनेस और पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट और थिंग, कोई किसी पर्सन को कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो या कोई चीज़ है वो प्रोड्यूस करो, बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट, किसी क्रिमिनल कोर्ट के सामने, रिफ्यूजेस टू आंसर सच क्वेश्चन एज आर पुट टू हिम, वो उसने इनकार कर दिया। कोर्ट ने, क्रिमिनल कोर्ट ने उससे सवाल पूछा, उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं देता हूँ जवाब। और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग इन हिज पोजेशन और पावर विच द कोर्ट रिक्वायर्स हिम टू प्रोड्यूस एंड डज नॉट ऑफर एनी रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर सच रिफ्यूज़ल, और वो इनकार कर रहा है कि मैं नहीं प्रोड्यूस करता हूँ, और उसकी कोई वो रीज़नेबल वजह भी नहीं बता रहा कि क्यों वो प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा। फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग सेंटेंस हिम टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट और बाई वारंट अंडर द हैंड ऑफ द प्रिजाइडिंग मैजिस्ट्रेट और जज, कमिट हिम टू द कस्टडी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द कोर्ट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 days। तो 7 दिन तक के लिए उसको अंदर कर देंगे, भाई आप जवाब नहीं दे रहे हो या आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, और अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो उसकी कोई वजह भी नहीं बता रहे हो कि क्यों आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। ठीक हो गया। 7 दिन तक स्पेसिफिकली मेंशन किया है। कमिट हिम टू द कस्टडी ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 days unless in the meantime such person consents to be examined and to answer। अगर वो उसके 7 दिन के अंदर, वो अब यहाँ पे ये जो इसको 7 दिन के लिए उसको इम्प्रिजन करना है ना, वो कोर्ट के ऑफिसर की कस्टडी में उसको दे देना है। प्लस अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर इस दौरान वो कहता है कि ठीक है जी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स उसको कहे थे वो कहता है जी कि मैं उनको प्रोड्यूस करता हूँ, इन द इवेंट ऑफ हिज परसिस्टिंग इन हिज रिफ्यूज़ल he may be dealt with according to the provisions of 480 और 482, या फिर अगर फिर भी वो इनकार कर रहा है, वो नहीं कर रहा, देखिए 7 दिन तक रखना है, उसके दौरान वो कर सकता है कि हाँ जी मैं देता हूँ ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता हूँ या आपके आंसर्स मैं देता हूँ क्वेश्चंस के, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर फिर भी वो परसिस्टेंट है, फिर भी वो बात नहीं मान रहा, इन द इवेंट ऑफ हिज परसिस्टिंग इन हिज रिफ्यूज़ल ही मे बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस 480 और 482, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ फिर चलाई जाएंगी। एंड इन द केस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी डीम टू गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, लेकिन अगर हाई कोर्ट होगी वो तो फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चला देगी ना, 204 वाली जो आर्टिकल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, हाई कोर्ट कंटेम्प्ट की 204 वाली प्रोसीडिंग शुरू कर देगी। बाकी जो दूसरी कोर्ट्स है वो 480 और 482 के अंडर फिर उस पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स बाकायदा लगा देंगी। यहाँ तक 485 में कोई समझ नहीं आई। मैं फिर इसको कंक्लूड कर देता हूँ। किसी विटनेस से कोई क्वेश्चन पूछा गया, वो जवाब नहीं देता, या किसी बंदे को कहा कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो, वो रिफ्यूज़ कर देता है। कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी, क्रिमिनल कोर्ट उसको 7 दिन के लिए कोर्ट के किसी ऑफिसर की कस्टडी में दे देगी। इस दौरान अगर उसने वो डॉक्यूमेंट पर
प्रोड्यूस कर दिए या उसने कहा ठीक है जी मुझे एग्जामिन कर लो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोर्ट प्रोसीड करेगी 480 और 482 में, और अगर वो हाई कोर्ट थी तो फिर वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स 204 में शुरू कर देगी। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, अब ये 476 वाली भी अपील्स हमने पढ़ी थी। यहाँ पे ये अगर किसी को 480 में या 485 में कंटेम्प्ट में या ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो फिर उस सूरत में अगर उसको सज़ा हो गई है किसी बंदे को, तो फिर उसकी अपील कहाँ पे होगी? एनी पर्सन सेंटेंस्ड बाय अ कोर्ट अंडर सेक्शन 480 और सेक्शन 485 में अपील टू द कोर्ट टू विच डिक्रीज और ऑर्डर मेड इन सच कोर्ट आर ऑर्डिनरीली अपीलेबल। यानी नॉर्मल कोर्स में जिस भी कोर्ट ने उसको सज़ा वगैरह दी है, सेंटेंस दी है, जहाँ पे उनके ऑर्डर्स की डिक्रीज की अपील वगैरह होती है, वहीं पे इस ये 480 और 485 की अपील्स भी फॉरवर्ड की जाएंगी। आगे वही सेक्शन 30 चैप्टर 31 वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो प्रोसीजर्स अपील के अडॉप्ट होते हैं, वही इस केस में भी अपील के प्रोसीजर्स अडॉप्ट होंगे। स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट्स हैं वो वैसे हम अब इतनी है नहीं हमारे यहाँ, लेकिन अगर स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट है जो 480 और 485 के अंडर सज़ा दे रही है, तो उसकी अपील कहाँ पे होगी? सेशन कोर्ट में होगी। ठीक हो गया। और सब सेक्शन 4 में था कि अगर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार है में सच ऑफिसर इज जज टू सिविल कोर्ट, तो जहाँ पे नॉर्मली उनको अगर सिविल कोर्ट वो एज ए सिविल कोर्ट उनको ट्रीट किया जा रहा है और वो प्रोसीड कर रहे हैं, किसी को सज़ा दे रहे हैं, तो सिविल कोर्ट की जहाँ पे अपील होती है डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे उनके पास इनकी भी अपील इन कन्विक्शंस के बारे में हो सकती है। कोई क्वेश्चन? ठीक है। 487 सर्टेन जजेस and magistrate not to try offences referred to in section 195 when committed before themselves except as provided section 476 480 485। अच्छा, यहाँ पे अब ये कह रहे हैं, ये एक जनरल सा इन्होंने सेक्शन दे दिया है, इसमें इन्होंने कह दिया है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 476 480 485, यानी इन सेक्शंस के अलावा no judge of a criminal court or magistrate other than a judge of high court shall try any person for any offence referred to in section 195 when such offence is committed before himself or in contempt of his authority or brought before। सिंपल सी बात है, अगर जो कंडीशंस बता दी गई है ना 476 480 और 485, तीन आ गई ना। 476 में 195 वाली जो ऑफेंसेज हैं, 480 में कंटेम्प्ट आ गई, 485 में डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं उनके अलावा कोई भी क्रिमिनल कोर्ट या मैजिस्ट्रेट अगर इनमें ये ऑफेंसेस नहीं फॉल कर रहे, तो वो खुद उसको ट्राई नहीं कर सकते। वो ऑब्वियसली जिस कोर्ट ने के पास जुरिसडिक्शन है वो ही उसको ट्राई करेगी, आम कोर्ट ये वही कोर्ट उसको ट्राई नहीं करेगी। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो मेरे से। अभी भी अगर समझ नहीं आई, वैसे तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि समझ आ जाए आपको, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन सिंपल सी बात है। इस चैप्टर में यही कहा गया कि इसको वही कोर्ट जो ट्रायल कर रही है उसकी प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर किसी ने 195 वाले अगर ऑफेंस कमिट किए हैं या जो 480 में बताए गए हैं ऑफेंसेस, तो उनकी कंटेम्प्ट हो सकती है, या फिर 485 में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता तो वो कोर्ट ही उसको ट्रायल कर सकती है या फॉरवर्ड भी कर सकती है किसी दूसरी कोर्ट को, और ये समरी ट्रायल होगा।